6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और 23 जुलाई को उसके ऊपर जेल में हमला हुआ और 10 अगस्त को उसकी जेल में मौत हो गई। Disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of trafficking. तब उस जेल का कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था। उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। वो अपने सेल में भी अकेला ही था। आधिकारिक तौर पर दुनिया को ये बताया गया कि जेफरी एप्स्टीन ने एक बेडशीट का इस्तेमाल करके अपने सेल के अंदर खुदकुशी कर ली, पर जब एप्स्टीन का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान थे। दोस्तों सोचिए, वो आदमी जिसकी आज एक रिपोर्ट की वजह से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, कई देशों की तो सरकार गिरने की नौबत आ गई है। आपको क्या लगता है कि उस आदमी की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होगी? इसी रीजन से ये कंस्पिरेसी थ्योरी फैल रही है कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया था। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपको ये सारी चीजें कोई बता नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे लोग सेफ प्ले कर रहे हैं। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल यूएस ने रिलीज कर दी, पर अगर उस फाइल को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें से बहुत सारी फाइलें गायब है। काफी सारी चीजें अनऑफिशियली बाहर आई है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा जेफरी एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल्स क्या चीज है, एप्स्टीन आइलैंड क्या चीज थी। मैं उसको दोबारा खींच के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये वीडियो वर्ल्ड के सबसे बड़े रैकेट चलाने वाले के ऊपर है, और वो भी माइनर गर्ल्स के ऊपर, जिसके अंदर बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के भी एक बंदे का नाम शामिल है। Jeffrey Epstein is back in the headlines, and this time the scandal has dragged a lot of people, world leaders, billionaires, tech moguls, and now even India's Prime Minister Narendra Modi. खैर, द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन था जेफरी एप्स्टीन, कैसे एक साधारण सा आदमी मनी, इन्फ्लुएंस और क्राइम के इस अंधे एम्पायर का मास्टर बन गया, एक सीक्रेट आइलैंड से एप्स्टीन के जेल के सेल में मौत तक का सफर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. साल 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म हुआ। ना कोई रॉयल बैकग्राउंड, ना कोई बिजनेस एम्पायर। वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से था। पिता सरकारी कर्मचारी थे और माँ स्कूल असिस्टेंट। बेसिक पढ़ाई करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। ना फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई एलीट MBA। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। 1970 में एप्स्टीन एक प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स और मैथ का टीचर बना। यहाँ वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और यही वो जगह थी जहाँ पहली बार उसके बिहेवियर में अजीब पैटर्न्स नोटिस किए गए। स्कूल में एप्स्टीन क्लास की फीमेल स्टूडेंट्स को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देता था और उनके साथ अलग से बातचीत करने के बहाने ढूंढता था। बाद में उसकी स्कूल से निकाल दिया गया। तब उसे बेयर स्टर्न्स में एक मैनेजर की जॉब मिल गई और यहीं से उसकी असली करियर की शुरुआत हुई। लेकिन 1981 में एप्स्टीन इस जॉब से रिजाइन दे दिया, ये कहकर कि वो कंपनी पॉलिसी से सहमत नहीं था, पर असली वजह कुछ और ही लग रही थी। इस जॉब से वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और जॉब छोड़ने से उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बेयर स्टर्न्स छोड़ने के बाद एप्स्टीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप नाम की अपनी कंपनी शुरू की। ये कंपनी दावा करती थी कि फ्रॉड में खोए हुए पैसे को रिकवर करने में मदद करती है। इसी दौरान उसकी पहचान बिजनेस वर्ल्ड में तेजी से बढ़ने लगी और कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने उसे बैचलर ऑफ द मंथ तक फीचर किया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। उसके क्लाइंट्स और कंपनीज पूरी तरह सीक्रेट थी और उसके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस प्राइवेट ट्रस्ट्स और शेल स्ट्रक्चर्स के जरिए होते थे। उसने कभी मीडिया या किसी को अपने ऑपरेशंस की डिटेल नहीं दी, न ये बताया कि पैसे कैसे रिकवर करता है, न उसका कट कितना है। वो बस इतना कहता था कि वो सिर्फ अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, जिनके नाम पब्लिक में नहीं आते। 1987 में एप्स्टीन की एंट्री टावर्स फाइनेंशियल में हुई, जहां स्टीवन हॉफनबर्ग ने उसे $25,000 पर मंथ पर कंसल्टेंट बनाया। लेकिन 1993 में SEC ने खुलासा किया कि ये कंपनी $40 मिलियन की पॉन्जी स्कीम थी। हॉफनबर्ग जेल गया और उसने एप्स्टीन को अपना पार्टनर बताया, लेकिन एप्स्टीन बिना किसी चार्ज के बच निकला। इसके बाद उसने J. एप्स्टीन एंड कंपनी नाम से अपनी नई स्टार्टअप शुरू किया, जो खास तौर पर अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स की वेल्थ मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर लेस्ली वेक्सनर से हुई। धीरे धीरे एप्स्टीन ने वेक्सनर का इतना भरोसा जीत लिया कि वेक्सनर ने उसे अपनी पूरी वेल्थ की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। यानी एप्स्टीन को उनकी फाइनेंशियल डिसीजंस, एसेट्स और ट्रांजैक्शंस तक पूरा कंट्रोल मिल गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद एप्स्टीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अचानक अनइमेजिनेबल वेल्थ का मालिक बन गया। उसने न्यूयॉर्क में एक विशाल हवेली खरीदा, फ्लोरिडा में लग्जरी प्रॉपर्टी ली, प्राइवेट जेट से ट्रैवल करने लगा और US वर्जिन आइलैंड्स में अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड तक खरीद लिया। अब वो सिर्फ एक मनी मैनेजर नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के इनर सर्कल का हिस्सा बन चुका था, जहां से उसको गिराना नामुमकिन था। लेकिन एक कहावत है, हर बड़ी दौलत के पीछे कोई न कोई अपराध छिपा होता है, और एग्जैक्टली एप्स्टीन के दौलत में भी छुपा था अपराध। वो भी कोई एक नहीं बल्कि लाखों अपराध। और इसकी शुरुआत होती है 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की और उसके माता पिता लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कंप्लेन लिखवाने। तब लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल की एक क्लासमेट उसे एक अमीर घर ले गई थी। कहा गया था कि सिर्फ मसाज करनी है, $200-300 मिलेंगे, लेकिन वहाँ एप्स्टीन सिर्फ टॉवल में मिला। कपड़े उतारने को कहा और गलत हरकत की। जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि क्या कोई और लड़की को जानती हो जो
एप्स्टीन के यहाँ गई हो तो उसने 2 और लड़कियों के नाम बताए। उनसे बात की तो 2 और नाम मिले, फिर उनसे पूछा तो 2 और। ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस हैरान, एक को ट्रैक करो तो 2 नई सामने। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने 35 पीड़िताओं की पहचान कर ली। दर्जनों अभी ट्रैक हो रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह था कि हर लड़की की कहानी एक जैसी, मसाज और मॉडलिंग के बहाना बनाकर बुलाना, और ज्यादातर 13 से 16 साल की गरीब परिवार की लड़कियों को। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया था। मामला इतना गंभीर था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी जांच शुरू कर दी। जांच में एप्स्टीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क चलाने के आरोप लगाए गए। फिर 2008 तक केस चलता रहा और उसी साल एप्स्टीन को 18 महीनों की सजा सुनाई गई और उसे जेल भेज दिया गया। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 18 महीने? तो दोस्तों, एप्स्टीन मल्टी मिलियनेयर होने के बावजूद भी लो प्रोफाइल रखता था। उसके पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि वो अपने खिलाफ चल रहे केस को आसानी से कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, एप्स्टीन के लॉयर्स ने हेल्थ इश्यूज का बहाना बनाकर सिर्फ 6 महीनों में 69 अपॉइंटमेंट्स ले ली। इन 6 महीनों के दौरान वो 9 बार बेल पर अपने घर भी गया, और जब वो जेल में रहता था तब भी उसे रोज 12 घंटे की छूट मिलती थी, जिससे वो जेल से बाहर जाकर अपना बिजनेस संभाल सकता था। उसे मोबाइल फोन भी दिया गया था, और यहाँ तक कि जेल के अंदर बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसे कोई सजा नहीं मिली थी, बल्कि वो एक तरह की छुट्टी पर था, जबकि सबको पता था कि उसने क्या किया था, लेकिन लॉ के आगे कोई क्या ही कर सकता था। पर पुलिस और FBI अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। जब एप्स्टीन पकड़ा गया तो उसके घर पर छापा भी मारा गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं था जिसे आगे जांच में यूज किया जा सके। अंततः 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया, पब्लिक की नजरों से थोड़ा दूर, लेकिन पूरी तरह फ्री। उसने दोबारा लग्जरी लाइफ शुरू कर दी। प्राइवेट जेट्स, मैंशंस, आइलैंड्स, सब कुछ फिर उसी रफ्तार से चलने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन सभी विक्टिम्स और उनके परिवार वाले के लिए खुदा बन के आई एक महिला जर्नलिस्ट, जूली के ब्राउन। वो एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मियामी हेराल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 में एप्स्टीन की रिहाई के बाद उन्होंने इस केस को लगातार फॉलो किया। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद नवंबर 2018 में जूली ब्राउन ने एप्स्टीन पर एक पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश की, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सिस्टम ने उसे बचाया। उन्होंने इसे परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम दिया। इन रिपोर्ट्स के सामने आते ही मीडिया और पब्लिक में भारी गुस्सा फैल गया और केस को फिर से खोलने की मांग उठने लगी। इसी प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जूली ब्राउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए और कई विक्टिम्स के इंटरव्यूज व ऑथेंटिक प्रूफ इकट्ठा किए थे। फाइनली एक साल बाद 6 जुलाई 2019 को लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया और उसे मैनहट्टन की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल फैसिलिटी में बंद कर दिया गया। फिर उसके कई अलग अलग ठिकानों पर रेड मारा गया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव्स, सीडीज, हार्ड डिस्क, जिनमें काफी वीडियोस और फोटोज मौजूद थी। जहां रेड हुई थी वहां से बिल गेट्स, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और कई बड़े नामों की तस्वीरें भी मिली। रेड में ये भी सामने आया कि एप्स्टीन सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि मिलियनेयर लोगों को भी ब्लैकमेल करता था। साथ ही ये भी पता चला कि उसके पास लगभग 70 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड था, 2 प्राइवेट जेट्स, 2 हेलीकॉप्टर्स, और वहीं हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को बुलाया जाता, उन्हें उनकी वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करने के ऑफर्स दिए जाते और कथित तौर पर एक्टिविटीज को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जाता। ये सब देखने और सुनने के बाद लोगों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया और सवाल उठने लगे कि एप्स्टीन इतने सालों तक खुलेआम कैसे घूमता रहा। 2008 की डील में किसने, क्यों और कैसे इतनी नरमी दिखाई? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एप्स्टीन ही दे सकता था। लेकिन अरेस्ट के लगभग 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को सुबह करीब 6:30 बजे वो अपनी जेल के सेल में बेड पर अपनी ही शर्ट से बने फंदे के साथ मृत पाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत को सुसाइड बताया गया। हालांकि पब्लिक ओपिनियन इस मुद्दे पर बटे रहे। एप्स्टीन पहले दावा कर चुका था कि उसके पास कई पावरफुल लोगों के खिलाफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे साधारण सुसाइड मानने से इनकार किया और शक जताया कि उसे जानबूझकर चुप कराया गया ताकि उसके बयान से पावरफुल लोग हंस न जाएं। क्योंकि जेल का कोई भी सीसीटीवी कैमरा उस दिन नहीं चल रहा था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, वो अपने सेल में भी अकेला ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहानी खत्म हो गई। सर्वाइवर्स के सिविल केस जारी रहे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एप्स्टीन का नाम एक व्यक्ति से बदलकर पावर, अब्यूज और सिस्टम फेलियर के सिंबल में बदल गया। वो जिंदा रहते हुए पूरी सच्चाई नहीं बता पाया और मरने के बाद उसके पीछे छूटे सवालों ने दुनिया में भूचाल ला दिया है। तो दोस्तों, ये थी जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत की स्टोरी। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, इनमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें 2019 में रिलीज करने के बजाय 2026 में ही क्यों जारी किया, तो कमेंट में एप्स्टीन फाइल्स जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।